वेलकम एवरीवन टू द स्पेशल एपिसोड ऑफ एनलाइटमेंट एक्सचेंज। तो आज हमारे साथ हैं दो विजनरी डायरेक्टर्स ऑफ ग्रीन वैली इंग्लिश स्कूल। दे आर द असिस्टेंट डायरेक्टर। सो वेलकम सर। ही इज मिस्टर दिव्यांश सिंह एंड सर इज श्रेयांश सिंह जी। सो एक मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, अनुग्रह भी है, छोटे भाई से एक अनुग्रह समझिए कि आज हमारी जो जनता है उसको आप मार्गदर्शन करेंगे। हमारे टीचर्स जो हैं, हमारे एजुकेटर, सिस्टम एजुकेटर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन सब के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग वैल्यूएबल यहाँ ऐड करेंगे। और बेसिकली हमारी जो ये पॉडकास्ट आप कह सकते हैं वो फोकस करेगी कि हमारे पास्ट इवेंट अभी रिसेंट कंक्लूड किया गया है 10 days बैक, स्टेमोविजन सीजन 2, उसको हम लोग हाईलाइट यहाँ पे कवर करेंगे। प्लस हम लोग बात करेंगे कि स्टेम एजुकेशन को आगे कैसे बढ़ावा दिया जाए, और ऐसे ही बहुत सी चर्चा होगी स्टीम के इर्द गिर्द। सो with the due permission of both the visionaries, should I proceed? Yes sir. Please. Okay, so मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है सर, आप दोनों से है, खास करके स्टेमोविजन अभी कुछ दिन पहले कंक्लूड हुआ है, तो कैसा रहा, कैसा आपका एक्सपीरियंस है, और बेस्ट मोमेंट क्या आप दोनों लोग एक एक उसका बताएंगे सर? Well, it was a very grand experience because many students from other schools had also come. और बच्चे आपस में जब compete करते हैं तो उनके ऐसे हुनर और ऐसी कलाएं सामने आती हैं जो कि पहले उन्होंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया था। अब हुनर और कला तो वो पहले से प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, लेकिन एक होता है एग्रेशन, एक होता है कि कुछ अदर क्वालिटीज ऑफ जो कैरेक्टर होता है वो सामने आता है। प्लस जो सब्जेक्ट था वो काफी मतलब जैसे स्टीम पे बेस्ड डिबेट्स हो रही थी, डिस्कशंस हो रहे थे, सारे क्विजेस, आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का टेस्ट, दोज आर वेरी ग्रेट। और फिर बच्चों में आपस में कॉम्पीट करते हुए देखते हुए और इनोवेटिव आइडियाज निकालते हुए बहुत अच्छा लगा। मेरा भी पॉइंट सिमिलर ही है। दूसरे स्कूल के बच्चों और उनके टीचर्स से मिलके, उनको पार्टिसिपेट करते हुए देख के हमें खुद भी ऐसा लगा कि एक तरीके से जो टीचर स्टूडेंट कम्युनिटी जिसे हम कहते हैं वो किसी कैंपस से लिमिटेड नहीं हो सकती, वो एक परवेसिव सी चीज है। और हम लोग खुद उनसे कनेक्ट किए और वो लोग भी हमारे बच्चों के साथ और दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ सब लोग मिलके एक स्पोर्ट्समैनशिप वाले भावना में कंपटीशन हुआ। तो वो देख के इस बार की मुझे लगता है कि जो प्लस पॉइंट है पिछले साल के मुकाबले वो यही रहा है। एक मेरा और यहाँ पे सवाल है आप लोग से। आप लोगों ने एक कैटेगरी को जज भी किया, इंजीनियरिंग डिजाइन कैटेगरी को। आप जी। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बच्चों के साथ काफी घुले मिले भी उसमें, और कैसा वो बना रहे थे, क्या बना रहे थे, इसके बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताएं। मुझे लगता है एक ऐसा ओपन चैलेंज जब थ्रो किया जाता है कि मैस्टिक्स से, लिमिटेड नंबर ऑफ मैस्टिक्स से आपको हाईएस्ट टावर बनाना है, ये जो चैलेंज था उसमें अलग अलग टीम्स के अलग अलग अप्रोच थे। और यहाँ पे हम लोग ने देखा कि एक पर्टिकुलर स्कूल का जो अप्रोच था, उन्होंने जो क्रॉस सेक्शन है बिल्डिंग का उसको 4 मैस्टिक्स की जगह 3 मैस्टिक्स रखा। रिसोर्सेज का भी कम इस्तेमाल हुआ और पॉइंट्स ऑफ फेलियर भी मिनिमाइज हो गए, राइट। तो और इसी की वजह से उनका टॉलेस्ट टावर भी बन पाया, राइट। तो वो एक एक्सपीरियंस था कि एक जो इनोवेटिव क्रिएटिव थिंकिंग होती है वो क्लास 7th और 8th के बच्चों में उतनी थी। सारे टीम्स ने अपने अपने तरीके से क्रिएटिव मेजर्स अपनाए और सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी थी, तो वो देख के अच्छा लगा। अच्छा, तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये जो हम लोगों ने स्टेमोविजन ऑर्गेनाइज करवाया, लाइक एवरी ईयर वी ऑर्गेनाइज इट इन कोलैबोरेशन विद डिफरेंट स्कूल्स, इस बार आपका वेन्यू था, तो खास करके अपने स्कूल के बच्चे अगर हम बात करें तो उन पे कैसा इम्पैक्ट पड़ा? इम्पैक्ट ऐसा है कि पहली बात तो जैसे होता है बच्चों का जो अनुभव मिलता है, जो उनको एक्सपीरियंस मिलता है, उससे उनकी आंखें खुलती हैं। देयर विजन एक्चुअली ब्रॉडन्स कि ओके दिस इज आल्सो पॉसिबल, आई कैन थिंक लाइक दिस, एंड ये सब चीजों में भी मैं कॉम्पीट कर सकता हूँ, मैं अगली बार इससे और बेहतर करूंगा। अगर सेम कॉम्पिटिशन, ऑफ कोर्स सेम कॉम्पिटिशन तो आपको सेम एक्सरसाइजेज नहीं मिलेंगी, बट यस जब वो सोचते हैं तो इस तरह सोचते हैं कि मतलब अगर मुझे दूसरा चांस मिले तो मैं ब्रिज इस बार ऐसे बनाऊंगा, 50 सेंटीमीटर की जगह मैं 60 सेंटीमीटर का ब्रिज कैसे बना सकता हूँ,
अगर ब्रिज को 50 ग्राम का या 500 ग्राम का वेट 1 मिनट के लिए सस्टेन करना है तो उसके लिए मुझे और क्या करना चाहिए, मैं मटेरियल कैसे वेस्ट किया, और तरह की चीजें वो बार बार आके 2-3 दिन बाद भी बोलते हैं कि सर ये ब्रिज ऐसे बन सकता था या हम मटेरियल ऐसे बचा सकते थे। तो इस तरह की एक्सरसाइजेस अब बच्चा देखिए 3 दिन तक सोच रहा है, अब उसके दिमाग में किस तरह की प्रोसेसिंग चल रही है, वो किस तरह से सोच रहा है, पहले क्या था, एक्सरसाइज के बाद क्या हो रहा है, तो ये सब चीजें इस तरह का डिफरेंस लाती हैं। राइट, कि बच्चा दिन में तारे नहीं देख रहा है, दिन में सोच रहा है कि हाँ मैं वो ब्रिज इस तरह से बेहतर बना सकता है। That brings a change। फिर वो फिजिक्स के थोड़े कंसेप्ट भी डिस्कवर करता है कि भाई ठीक है, अगर मुझे कोई स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो मुझे फोर्सेस कैसे बैलेंस करनी होंगी, मुझे बीम, अगर मैंने वेट बीच में रखा तो मेरा ब्रिज बीच से बेंड हो गया तो मुझे उसके लिए क्या करना था, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग वो उसके दिमाग में आता है। एंड बिफोर लर्निंग वेक्टर एनालिसिस इन क्लास 11, इन क्लास 8 and 7 पीपल आर फिगरिंग आउट हाउ टू बैलेंस फोर्सेस। तो ये बात अच्छी होती है ना, दैट इज द थिंग। वो इमेजिनेशन, प्रैक्टिकल अप्रोच पर मिल भी रहा है, वही इमेजिनेशन इग्नाइट भी करता है। जी सर, आपको कोई इनपुट इस चीज पे, क्योंकि मैं देखता हूँ काफी आप बच्चों, हमारे बच्चों, हाँ बच्चों पे इम्पैक्ट तो उसका हुआ था, खास करके जैसे दिव्यांश सर ने कहा कि आंखें खुलने वाली जो बात थी, मैं डिबेट कंपटीशन के बारे में कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हमारी डिबेटिंग टीम और जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिकली ये फीलिंग तो आ चुकी है कि दे हैव टू बी मोर वेल रेड, उनकी रिसर्च तगड़ी होनी चाहिए, रिसर्च कैसे करनी है इसके बारे में अवेयरनेस बच्चों में बढ़ी है खुद। एक होता है कि आप किसी से मिले ना जुले ना तो आपको ये लगता है कि आप ही सबसे अच्छे हैं, आम ब्रह्मास्मि, लेकिन अगर आप आगे और सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं तो आपको ये लगता है कि नहीं, आपके रिसर्च को और ज्यादा स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है, आपको और भी ज्यादा वाइडली रेड होना चाहिए, और सेकंड टू नन होने के लिए आपको पढ़ाई तो भाई दूसरों से ज्यादा करनी ही पड़ेगी। ये एक फीलिंग मुझे बच्चों के अंदर दिखाई दी उस वक्त। जस्ट पढ़ाई नहीं, जैसे आपने वर्ड बोला रिसर्च, यू हैव टू गो डाउन एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई अबाउट सम टॉपिक, तो उसके डेप्थ में जाएंगे तब आप उस पे एक्सीलेंस पाएंगे, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। ऊपर से नहीं चलेगा ज्यादा देर, एक्सीलेंस नहीं मिल पाएगी, ऊपर से बस एम्प्टी सी तैयारी करके नहीं हो पाएगा। हो सकता है आप एक अननॉलेजेबल नहीं, मतलब जैसे कि आप एक अननॉलेजेबल पर्सन को इम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन नॉलेजेबल पर्सन को आप इम्प्रेस नहीं कर पाओगे, कम तैयारी से इम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। खास करके जब आपके जजेस इसरो के मिशन डायरेक्टर हो, कभी भी होना भी नहीं चाहिए, जजेस को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, सामने वाले ओपोनेंट को तगड़ा होना चाहिए, ताकि आप अपने आप को देख सके कि हमें कितनी ज्यादा और मेहनत करनी है। थैंक यू। सो मेरा नेक्स्ट सवाल अब दिव्यांश सर से है। सो ये जैसे कि बहुत से स्कूल्स हैं, एन नंबर ऑफ स्कूल्स है वाराणसी में, यूपी में और इंडिया में, तो स्कूलों का क्या रोल होना चाहिए स्टेम एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आपके हिसाब से? देखिए, स्टेम एजुकेशन को प्रमोट तो इंडिया में किया जाता है, लेकिन बहुत गलत तरीके से किया जाता है। तो जैसे होता है कि एक तो है कि अब मैं इसमें ज्यादा लंबा नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हमने कुछ जगह नोटिस किया है कि थ्योरी से दिमाग हटा के एक्टिविटी पे ले जाने के लिए एक पुश आ रहा है सोसाइटी में, लेकिन स्कूल्स को उसमें एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग होती है और एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग होती है उसके लिए काफी कंस्ट्रक्ट बनाने पड़ेंगे। हर चैप्टर के लिए कुछ एक्टिविटी बनानी पड़ेगी, कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, लेसन प्लान करनी पड़ेगी, लेकिन इस मामले में इसको करने के चक्कर में आपको थ्योरी को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। ये भी एक ट्रेंड आ रहा है कि थ्योरी को डाइल्यूट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, हम लोग जब अपने क्लास 6th-7th में पढ़ते थे, हम लोग जब अराउंड 10 years बैक, 15 years बैक में भी, हम सबकी एज में 2-3 साल का डिफरेंस है, तो हम लोग v = u+at काइनेमेटिक्स के इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन की क्लास 6 में पढ़ लेते हैं, और आज वो क्लास 8 में भी नहीं पढ़ने को मिल रहा है, या शायद क्लास 8 में इंट्रोड्यूस हो रहा है। शायद मुझे लगता है कि बहुत हद तक डाइल्यूट कर दिया गया, बहुत हद तक डाइल्यूट कर दिया गया। फिजिक्स को जिस तरह से मैथमेटिकल होना था वो अब है नहीं। अब वो बच्चों का खेल एक जीके जैसी किताब बना दिया गया है। तो ये बहुत चिंताजनक विषय है, बट स्टिल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, तो उसमें आपको ये अपने लेसन्स प्लान करने पड़ेंगे, आपको टाइम टेबल प्लान करना पड़ेगा, बिकॉज एक्टिविटी जब आप क्लास में कराएंगे इट विल टेक मोर देन 1 पीरियड, इट मस्ट बी प्लान।
बट इट मस्ट बी प्लान्ड इन सच अ वे कि चीजें हो जाएं। आपको अपना सिलेबस इस तरीके से डिफाइन करना होगा कि सारी चीजें एप्लीकेबल हो जाएं, तब चीजें स्मूथली रन करेंगी। बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम schools are facing. Everybody wants activity based learning, everybody wants experiential based learning, but everybody wants to complete the syllabus also, right? So those resources have to be generated. Maybe your initiative can step in this direction, that you know people, some schools can make up these resources, but many schools will need ready-made solutions. Exactly. So all these kind of things इस वेक्टर में भी सोचना पड़ेगा बहुत लोगों को। हाँ, जो जब स्कूल्स स्टेम अपने करिकुलम में इंग्रेन करना चाहते हैं बड़े रूप में, तो वो अक्सर थर्ड पार्टी सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स के पास जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई, हम लोग को स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। आप हर चीज में हर जगह आगे नहीं रह सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि कई सारे जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स हैं स्टेम करिकुलम्स के, वो गिमिक्स में ज्यादा दिखाते हैं कि वो चीजें शाइनी दिखे और पेरेंट्स को दिख जाए और मार्केट में एक अच्छा नाम जाए स्कूल का, मगर लर्निंग आउटकम्स पे बहुत ज्यादा वो एम्फेसिस नहीं रहता है। ये तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने नहीं देखा, देयर वर लाइक क्लियर कट लर्निंग आउटकम्स। लेकिन अगर कोई अपना काम बचाना चाहेगा तो वो सिर्फ मार्केटिंग और उस पे एक्सटीरियर पे ज्यादा ध्यान देगा, और rather than learning outcomes, real meaty learning outcomes पे ध्यान दे। तो ये एक चीज है जिसको स्कूलों को थोड़ा सा विजिलेंट रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि एक ऐसी पार्टनरशिप होनी चाहिए जिसमें आप प्राइवेट प्लेयर्स के साथ हैंड इन हैंड काम कर सके, तो उस टाइप का आप अंदर घुस के काम कर सके। दूसरा है कि साइंस एजुकेशन को लेके आई थिंक टीचर्स के बीच में सेमिनार होना चाहिए, ठीक है? और ये डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, टीचर्स को आपस में एक ग्रुप बना के, फॉर एग्जांपल साइंस एंड मैथ्स टीचर्स का ग्रुप रहना चाहिए, जिन्हें महीने में एक मीटिंग हो जहाँ पे बेस्ट लर्निंग प्रैक्टिसेस, सिलेबस में क्या हटाना है क्या जोड़ना है, ये तो साल भर होने वाली चीज हो सकती है अगर आप कुछ इनोवेटिव ट्राई करते हैं, तो उसके लिए मीटिंग्स हो। इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इन टीचिंग, साइंस कम्युनिकेशन। अब यहाँ साइंस टीचिंग जब तक उस लेवल की नहीं हो जाती कि वो साइंस कम्युनिकेशन बन जाए, जैसे हम लोग कभी कभी हम लोग के जो हीरोज हैं साइंस कम्युनिकेशन है, ट्रेडिशनली कार्ल सेगन, नील डिग्रास टाइसन, तो जन जन को मालूम है ये हमारे जो साइंस कम्युनिकेशन के हीरोज हैं, बच्चे बच्चे को स्टीवन हॉकिंग है, ये है। तो ये लोग अगर हम लोग ये एस्पायर नहीं करते कि हम लोग को साइंस टीचर्स को साइंस कम्युनिकेटर बनना है, तब तक साइंस की टीचिंग में और साइंस क्लासेस की डिलीवरी में वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी। आपके एस्पिरेशंस ही लो है। या 5th 6th 7th 8th में आप उनको वेक्टर अलजेब्रा और क्वांटम मैकेनिक्स तो नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप उनमें वंडर तो क्रिएट कर सकते हैं कि ओके दिस इज पॉसिबल। लेवल तक पहुंचते साइंस की लिमिट है। फॉर एग्जांपल जैसे रिचर्ड फेनमैन की एक सेइंग है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप नेक्स्ट जनरेशन को बता सकते हैं वो है कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स, राइट? तो एटम्स इन मोशन, टेम्परेचर और हीट की जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर वाली डिफिनेशन है, वो ना पढ़ा के हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस, यू नो, और कोल्डनेस। उसकी जगह अगर हम लोग ये दिखाए कि टेम्परेचर इज बेसिकली द जिगलिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यू नो, दैट एट एटॉमिक लेवल, एंड वो एक ऐसी नॉर्मल सी चीज है जो बच्चे ग्रास्प कर सकते हैं। 6th का बच्चा इज रेडी। लेकिन बट जो हमारा सिस्टम है वो ऑलरेडी बच्चों को डम घोषित कर चुका है कि वो नहीं समझ कर चुका है। जबकि 6th के बच्चे की एपेटाइट इतनी ज्यादा है साइंस को लेके, जिसको सेटिस्फाई स्कूल्स और साइंस करिकुलम अनफॉर्चुनेटली साइंस टीचर्स एज वेल नहीं कर पाते हैं, और ये नहीं करने के इच्छुक है समटाइम्स। वहीं से फ्लाइट पकड़नी होती है, वहीं पे आप उनको बोलेंगे कि नहीं जमीन पे दौड़ो, वो जमीन पे दौड़ते रहेंगे, फिर वो छोड़ देंगे, देन दे विल गो इन अदर वेरियस एक्टिविटीज एंड दे विल, जो इंटरेस्ट होता है साइंस में वो खत्म हो जाएगा। Interest in science is the most important thing. Wonder and imagination is very important. And then, you know, not dumbing down the syllabus is also something that I impress upon. That is also very important. Don't dumb down the syllabus.
एक और चीज है कि साइंस की जो पॉपुलर साइंस की किताबें हैं जो बहुत पॉपुलर है, जैसे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम तो बहुत चर्चित किताब है, कार्ल सेगन की ए पेल ब्लू डॉट एक अच्छी किताब है, रिचर्ड फेनमैन की एक और अच्छी किताब है, क्या 6 इजी पीसेस, उसमें प्रिंट आउट निकाल के टीचर में बंटवा के सेमिनार होल्ड होने चाहिए। ये नहीं साइंस पढ़ाने के लिए, साइंस तो उनको आता है, साइंस डिलीवर कैसे किया जाए, ठीक है, उसके लिए। और साइंस की डिलीवरी तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हो सकती है क्लासरूम के अंदर, उसमें ट्रेनिंग और सेमिनार होने चाहिए। मुझे लगता है कि बोर्ड्स, स्कूल बोर्ड्स को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। साइंस इज सच अ वंडरफुल सब्जेक्ट and it is not just a bunch of facts. If it captures you and captivates you, there is no leaving it. There is no leaving it. There is no return there. So everything else will seem boring to you. That's true. Science and maths. Science and maths. Exactly. तो ये तो हमारी बात हो गई कि आउटरीच कैसे करें और एक्सपेंशन कैसे करें स्टीम बेस्ड लर्निंग को। एक और हमारा स्टेमोविजन में खास करके फोकस था कल्चर को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि आजकल हम अपना कल्चर को भी लगभग साइड कर चुके हैं, ठीक है, इंडियन कल्चर में। तो RWIC दैट इज रिकनेक्टिंग विद कल्चर एक इनिशिएटिव है एशिया और इंटरनेशनल लेवल पे, जिसके हमारे एक एडवाइजर भी हैं राणा PB सिंह जी, वो भी आए हुए थे स्टेमोविजन के। तो मेरा यही सवाल है कि आप लोग के अनुसार, आप लोग के अकॉर्डिंग कैसे मतलब कल्चरल डिफरेंस को कैसे हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो स्ट्रीम में जो ए है आर्ट के लिए जो आता है, तो उसका उपयोग हम लोग अपने खुद के ट्रेडिशनल कल्चर्स को रिवाइव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि आज आर्ट में हम लोग का ध्यान रहता है एक्रिलिक पेंट, जो मॉडर्न स्टाइल की जो पेंटिंग्स हैं होनी भी चाहिए, लेकिन आप उससे करते क्या है, किस टाइप की आर्ट बनाते हैं, राइट, वो चीज। और ये है कि हम लोग जो पुराने खिलौने रहते थे जो मिट्टी और स्टिक्स के, ठीक है, मिट्टी और टीवियों के जो खिलौने रहते थे, जो कोई एक पार्ट मूव करे तो उसका सर हिलता था और पूंछ हिलती थी, मुझे लगता है कि वो जो आर्ट है वो खो रहा है। मुझे लगता है आर्ट एंड क्राफ्ट हमारे LTAs में, लीजर टाइम एक्टिविटी में और आर्ट एंड क्राफ्ट की मेन स्ट्रीम क्लासेस में भी हमें ऐसे पुराने टॉयज को, मिट्टी के टॉयज को रिवाइव करना चाहिए, उनको हाथ से बनाना हम लोग को आना चाहिए। जैसे ये मिट्टी के टॉयज की बात अगर है, मिट्टी के टॉयज में अगर आप एक पार्ट हिलाते हैं, तीसरा पार्ट हिलता है, सर ऊपर नीचे करता है, तो ये सब चीजें आपको थ्योरी ऑफ मशीन से फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाता है। लिंकेजेस और मशीन्स कैसे लिंकेजेस के मतलब उसके क्या थ्योरम्स होते हैं, और दीज आर अदर थिंग्स। बट अगर एक बच्चा उसको प्रैक्टिकल लेवल पे एक्सपीरियंस कर रहा है, then that is a great activity. I'm shifting a little bit from culture. I'm just actually नहीं, वो Indian toys are like they're good awesome pieces of machinery. कल्चर भी हमारा एक तरह से कल्चर है, लेकिन they were awesome good pieces of machinery as well. They still are. रिलेटेड हो गया एक तरह से। पपेट बनाना हो गया, पपेट और इंडियन आर्ट फॉर्म में जो पपेट शोज होते हैं, हम वो इंडियन पपेट शोज के खुद का एक कैरेक्टर होता है, which is very different from the West. तो उसको भी अगर हम लोग इंग्रेन कर सकते हैं अपने आर्ट करिकुलम में। अब उसको इनिशिएट करने के लिए आपको जो चीज बनानी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा आप उसको मतलब क्या बोलते हैं, साइंस उसमें थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। तो बेसिक थिंग इज बेसिक फिजिक्स इज वेरी नेसेसरी। स्टीम नो योर ओन कल्चर में ये जो म्यूजिकल ट्रेडिशंस है हमारे, जो इंडिजिनस और इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल ट्रेडिशंस हैं, इसी को हम लोग नेक्स्ट जनरेशन में अगर पहुंचा पाए जी, तो मुझे लगता है इट वुड बी कॉल्ड अ सक्सेस, जहाँ पे मतलब ये नो योर ओन कल्चर वाली बात रहती है। क्लासिकल डांसर्स कई बार हम लोग मॉरल लेक्चर्स देते हैं कल्चर के नाम पे। मुझे लगता है कि उसको अवॉइड करके आप आर्ट फॉर्म्स पे ध्यान दीजिए, जैसे भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया और ये कथकली हो गया, ये चीजें हो गई। और फिर उसके बाद जो नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन आपके म्यूजिकल ट्रेडिशंस हो गए नॉर्थ और साउथ इंडियन के, इंडिया के, उसको उस पर ध्यान देके ध्यान दिया जाए। कल्चर के नाम पे हम लोग बहुत सारी चीजें उटपटांग थोपने लगते हैं, ठीक है, और मॉरल पुलिसिंग का काम करते हैं। मुझे लगता है कि उसकी जगह हम लोग को उसकी बात करनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव एक्टिविटी की बात। अब जैसे गुरु, जैसे आजकल आता है कि स्टूडेंट्स आर नॉट लिसनिंग टू टीचर्स, गुरु और शिष्य के बीच में आजकल बहुत बड़ी दूरी हो चुकी है। तो इफ योर लेक्चर्स आर वंडरफुल एंड दे कैन फायर इमेजिनेशन, तो वो स्टूडेंट और टीचर के बीच की रिलेशनशिप भी ब्रिज हो जाएगी। एंड यू नो वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ आवर कल्चर, जो हम लोग गुरुकुल एजुकेशन को बहुत बोलते हैं, ये करते हैं, बिकॉज द लेक्चर्स आर इंटरेस्टिंग।
बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो जो एजुकेशन मिलती थी कहीं और नहीं मिल सकती थी, तो जो शिष्य थे उनके लिए वही सबसे इंटरेस्टिंग था। आज हम अगर इंटरेस्टिंग लेक्चर्स और इंटरेस्टिंग क्लासेस और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो स्टूडेंट ऑलरेडी टीचर की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, क्लास की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, पार्टिसिपेट करेगा। वही तो चाहिए। अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है 50% ऑफ क्लास विल बी प्रोड्यूस्ड एज अ dumb people who are just sheeple. You know, if somebody waves a flag, then they will run on in that direction. Yeah. I think, and respect is never demanded; it is earned. Yes. And that means prepare your lectures well and then enter the class. आप गुरुकुल मत लाइए, आप अपने lecture अच्छे से prepare करके चले जाइए, class भी prepare रहेगी. Just the class should work. The lecture should be awesome. Correct. आपके वहाँ आपकी preparation पे बिल्कुल आपके बच्चे आपको वेलकम करेंगे क्लास में, और जो ऐसे मुंह बना के बस ऐसे मुंह उठा के चला जाता है, बच्चे उसको कभी वेलकम नहीं करते। They will realize your potential within 15 days, whether it's positive or negative, and they will respond accordingly. भाई okay, ultimately the man is boring. Why shouldn't we talk amongst ourselves? No, the man is interesting. ध्यान उस पे लगाओ। actually आपके लेक्चर्स जब अच्छे रहते हैं और इम्पैक्टफुल रहते हैं तो आपके पास अथॉरिटी भी मिल जाती है बच्चों को चुप कराने की। ऐसे आप कराते रहिए, देखिए कुछ नहीं होगा। जब तक आपके लेक्चर में आपके क्लास में वैल्यू नहीं है तब तक आपका तो भाई फिर उसके बाद तो कंट्रोल में नहीं आएंगे बच्चे। वो चीज होगी, नहीं तो पीछे बात चलती रहेगी बच्चों की। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, जैसे कि एक आइडियल टारगेट हर स्कूल के लिए, नॉट ओनली आर्ट स्कूल, हर स्कूल के लिए एक आइडियल टारगेट क्या होना चाहिए, एक बेंचमार्क जैसे बोलते हैं, वो क्या होना चाहिए फ्यूचर जनरेशन को प्रिपेयर करने के लिए? आपने एक गुरुकुल का ऐसा एग्जांपल दिया कि उसको ना करके ये इतने ही कर दो तो हो जाए, वैसे ही कुछ और एक आइडियल टारगेट जो आप करना चाहेंगे या सजेस्ट करना चाहेंगे बाकी स्कूलों को, साथ में अपने आप ही इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? आइडियल टारगेट, अब जैसे आजकल जैसे सीबीएसई जिस तरीके से साइंस को मिडिल क्लासेस और हाई स्कूल में डील कर रहा है जी, तो आइडियल टारगेट यही होगा कि बुक्स के अलावा भी हम साइंटिफिक इश्यूज और साइंटिफिक कंसेप्ट जो कि पॉपुलर हैं या जो फ्यूचर में जाके बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं उनको डिस्कस करें, उनके इम्प्लीकेशंस को डिस्कस करें, उनकी थ्योरीज को डिस्कस करें और उसको एक फन लेक्चर बनाएं। तो ये बेंचमार्क्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि बच्चे ऐसी चीजों के तरफ एक्सपोज हो जिनकी पॉसिबिलिटीज उनको पता ही नहीं है या रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल एआई के बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, उसके बारे में बात होनी चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी क्लास, मैं तो जनरली क्लास 6, 7, 8 के बच्चों में जाता हूँ, तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत शायद 1-2 बच्चों को पता होगा। बिल्कुल, हाँ। और एंड बायोटेक्नोलॉजी इज डूइंग वंडर्स राइट नाउ इन इंडस्ट्री। मतलब जैसे होता है कि द नेक्स्ट रेवोल्यूशन इज इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को सेल बायोलॉजी क्लास 10th में पता चलती है, और ये जेनेटिक मटेरियल, डीएनए क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें जो सेंट्रल हैं बायोलॉजी के लिए वो बहुत बाद में पता चलती हैं, जबकि सबसे एक्साइटिंग बायोलॉजी में वही है। इस समय तो बायोलॉजी सबसे एक्साइटिंग वही है। और ये जब सेल बायोलॉजी की हम बात करते हैं या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करते हैं, वो चीजें डिस्कस नहीं होती हैं। तो या करिकुलम में नहीं है, तो टीचर के पास इतना उनके पास एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट होनी चाहिए कि वो खुद से इंट्रोड्यूस कर ले कि सेल बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ चीजें इसमें डिस्कस नहीं है, बट दे आर स्टिल सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट सेल्स आर। Maybe CRISPR can treat cancer, maybe things like these, you know, maybe we can solve aging, you know, or maybe ये बहुत ही बड़े टॉपिक्स हैं, बट एक बच्चे को तो समझ में आता है कि एक आदमी पैदा होके बुढ़ा के मर जाता है, तो क्या हम इस प्रोसेस को रोक सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं? अरे बाप रे बाप, क्या ये हो रहा है? People are talking about this all over the world. बट शायद आने वाले समय में maybe in 50 years एक इम्पोर्टेंट इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चों के दिमाग में रहने चाहिए। टीचर का काम है कि मॉडर्न क्वेश्चंस को भी समय समय पे क्लास में इंट्रोड्यूस करना, ताकि बच्चे ये ना समझे कि साइंस खत्म हो चुकी है, कि साइंस में जो भी कुछ होना था वो हो चुका है। ये नहीं, एक अगर किसी को वैज्ञानिक बनना है तो उसको टीचर्स को बेसिकली ये समझाना पड़ेगा कि साइंस के जो सारे फ्रंटियर्स हैं वो पूरे अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, बकायदा कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। लाइक जेम्स वेब टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप, वो जब हबल जब गया था तो हम लोग जब साइंस के स्टूडेंट्स तो रहे हैं, हबल जब गया था
या फिर अभी जेम्स गया था तो सब लोग ने यही कहा कि टेलीस्कोप जो ऊपर गए हैं तो इनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो आंसर से ज्यादा क्वेश्चंस प्रोड्यूस करेंगी। आई होप कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रोड्यूस होते रहे। एंड जेम्स टेलीस्कोप हैज डन दैट। एग्जैक्टली क्वेश्चंस प्रोड्यूस कर रहे हो कि भाई ये तो हमें नहीं पता था, ये एविडेंस तो हमारे कॉन्ट्रेरी जा रहा है हमारी थ्योरी के। सो व्हाट डू वी डू अबाउट दिस नाउ? सो मुझे लगता है कि क्लासरूम में ये बताना जरूरी है कि साइंस इज एन ऑनगोइंग थिंग and we are just students of science, no matter what our age. We like student teachers are certainly older than the students, but we are on the same path. We are co-explorers. And as far as this adventure is concerned, we might be midway or we might have just begun. Yes. And the journey is very long. Yes. After us, they have to continue the journey. There are people on planet Earth who are talking about going to Mars and colonizing it. And there are some people who are making movies on how we will get to Alpha Centauri, the next star. वो मूवीज बनाना शुरू कर दिए हैं और उसमें ये बोलते हैं कि जब हम कन्फाइंड स्पेस में रहेंगे तो जो वायरस म्यूटेट करेगा तो हमको ऑन साइट रिसर्च करनी पड़ेगी उस वायरस को मारने की, क्योंकि वो जब 100,000 people are living together, then that virus will mutate according to those people और बहुत ही स्पीडली सर्कमस्टेंशियल इसका म्यूटेशन बहुत स्पीडली होगा। आप कैसे उस बीमारी को उस स्पेसशिप में आप कैसे कंट्रोल करोगे? पीपल आर मेकिंग मूवीज अबाउट इट कि भाई अल्फा सेंटोरी जाएंगे, फिर टेक्स अस। ये सोच कहां से आ रही है? साइंस फिक्शन लिखने के लिए भी साइंस के बारे में आना चाहिए। बहुत जगह हर देश से साइंस, चाइना से साइंस फिक्शन बहुत अच्छे निकल रहे हैं। फ्री बॉडी प्रॉब्लम भी हम लोग देख रहे हैं। वेटिंग फॉर इंडिया के से साइंस फिक्शन निकल रहा है लेकिन उस स्टैंडर्ड का नहीं निकल रहा है जो चाइनीज साइंस फिक्शन है। तो ये दिखाता है कि अभी हम लोग कल्चरली कितने पीछे हैं ये साइंस के मामले में एटलीस्ट, कि अभी जो साइंस कोई बात भी करता है, हमारे पास यूट्यूब चैनल्स भी हैं कई सारे, तो वो उसमें साइंस की जगह सुपर स्टेशन ही पुश करने की कोशिश करते हैं, सुपरस्टिशन डाल देंगे और ये कर देंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो साइंस के नाम पे पता नहीं क्या बांट रहे हैं और बेच रहे हैं। ये सवाल अब आ गया, एक नया सवाल फ्रेम आउट मैंने किया कि लाइक जो कुछ लोग होते हैं ना जो ऐसी वीडियोस को पसंद करते हैं, ऐसे ही चैनल्स को पसंद करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चैनल्स खराब है, बट एट सर्टेन लेवल, ठीक है। तो लोगों के लिए आपके क्या सजेशंस है बेसिकली कि वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ना जाके सिर्फ दिखावे पे जाते हैं? मुझे लगता है कि आप जब किसी चीज के बारे में रिसर्च कर रहे हो तो एक सोर्स पे डिपेंडेंट ना रहें, ठीक है। और ये भी किसी तरह से आप इंकलकेट करिए अपने आप में हैबिट की जो सोर्स की वैलिडिटी है उसकी जांच आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर सोर्स में वैलिडिटी है तो बेसिकली वो रेफर होगा दूसरे सम्मानजनक सोर्सेज से, लेकिन अगर उसकी वैलिडिटी नहीं है तो बेसिकली वो अकेला ही खड़ा रहेगा और पढ़ के भी लग जाता है। आप उसके फैक्ट्स को दूसरी जगह सर्च करिए कि कहाँ कहाँ ये मेंशन्ड है, ठीक है। और उसका अच्छा मान लीजिए कि वो अकेला है, ठीक है, और उसका जो आर्गुमेंट है वो वीक है, उसका डिडक्शन ही वीक है, या फिर ये कह सकते हैं उसके असम्पशंस ही रॉन्ग है। तो बस क्योंकि सिर्फ आपको पसंद है, आपका कोई पॉलिटिकल एजेंडा होगा शायद जिसको वो फर्दर कर रहा हो, तो इसलिए आप उसको लाइक करते हैं बिकॉज आपको सूट कर रहा है, आपको थोड़ा सा कंफर्ट प्रदान कर रहा है। तो साइंस या फिर साइंटिफिक थिंकिंग या फिर एक अच्छा रिसर्च ऐसे नहीं किया जा सकता है। साइंस इज नॉट सपोज्ड टू गिव यू कंफर्ट, राइट। साइंस आपके फेवरेट रिलीजन को सपोर्ट करते चाहे जो रिलीजन हो, तो फिर आप ये सब लोग ये क्लेम करते हैं कि फेवरेट कंट्री को सपोर्ट कर दे, आपकी फेवरेट रिलीजन कल्चर को सपोर्ट कर दे, बनाएगी बट क्यूरियोसिटी भी साइंस ही ले आएगी। ट्रुथ से दूर आपको टेक्नोलॉजी बनाएगी, बट प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस आर नॉट सपोज्ड टू मेक यू कंफर्टेबल। लोकल आशा देना जिसको कॉन्फिडेंस कहते हैं, लोकल रीजन में रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। For some people it might be very uncomfortable, but the latest Nobel Prize, I think second last year इसी मामले में दिया गया है। लोकल रीजन में रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। नाउ इवन आई हैव टू रिसर्च अबाउट इट, व्हाट डज इट रियली मीन्स। लेकिन जो एक स्टेटमेंट है ये कि लोकल रीजन में रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, गॉड डैम इट यार, व्हाट द हेल। हाँ, is it supposed to make you comfortable or is it like really like you know कि मतलब something very mind blowing? Okay, let's आपने बोला स्कूल का टारगेट क्या होना चाहिए। मुझे लगता है कि स्कूल के जो हमारा हर स्कूल में जो टारगेट्स है हम लोग खुद डिफाइन कर सकते हैं। अलग अलग स्कूल से अलग अलग प्रायोरिटीज होते हैं, लेकिन एकेडमिक्स को अगर सिर्फ देखा जाए तो मुझे लगता है कि एक टारगेट जो है वो अगर सारे स्कूल फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है और एक तरीके से अचीव करना भी आसान है। और वो है कि बच्चों से ओरिजिनल आंसर लिखवाएं, बजाय इसके कि
बोर्ड से कॉपी करवाएं। बस ये एक चीज, अगर ओरिजिनल आंसर हम लोग निकालना शुरू कर देते हैं, ओरिजिनल वर्क उनसे निकलवाना शुरू कर देते हैं, और जहां जहां उनकी हेल्प है वहां फैसिलिटेटर के तौर पे जाके हेल्प करें। लेकिन ज्यादातर क्या है कि आप हेल्पिंग नेचर वाले इंसान बनिए और ओरिजिनल आंसर्स डिराइव करवाइए। ये एक चीज है। तो ये क्लासरूम थ्योरी है बेसिकली। ये एक टारगेट है जो हमारे स्कूल में है फिलहाल, अभी हमारा टारगेट ये है। ये मुझे लगता है कि एक ऐसा टारगेट है जो ऑब्वियस है, नेचुरल है। मुझे लगता है कोई इसको डिनाई नहीं करेगा। And it's going to do wonders. It is going to do wonders, yeah. इसी से रिलेटेड एक सवाल और मेरे मन में आया, लाइक अब आप अपने स्कूल के बारे में थोड़ा हमें बताइए, लाइक विजन फॉर द फ्यूचर क्या है आपका बेसिकली, स्टेम को लेके, स्टीम को लेके? हाँ। हम लोग को स्कूल में ऑटोनॉमस लर्नर्स बनानी है। That's it. ऑटोनॉमस लर्नर कोई भी चैलेंज अपनी लाइफ में पाएगा तो लाइब्रेरी में जाके बुक खोल के उसके बारे में पढ़ के उस चैलेंज को ओवरकम कर सकता है। He'll try to resolve it. He will go into the laboratory, he will read the manual, he will get the experiment done, and he will solve the challenge on that level, maybe in that field. But the point is to create autonomous learners. And we are beginning, थोड़ा सा one step forward, 2 step backward, 3 step forward ऐसे होता है। You will find challenges every day. But आपका एक मिशन जो है वही है कि autonomous learners। Autonomous learners आपने जो स्कूल टारगेट्स की इससे पहले बात की थी, इस स्कूल का भी मिशन की बात हुई थी। जब हम लोग ऑटोनॉमस लर्नर्स एक अच्छा टारगेट हो सकता है। हमारे स्कूल से जब बच्चे निकले हैं, है ना, तो पढ़ाई लिखाई बंद न कर दे, भयभीत ना हो जाए पढ़ाई से। पढ़ाई को इस तरह, अगर मान लीजिए कि आपने मैथ्स इतने अच्छे से पढ़ा दी कि कभी वो जिंदगी में स्कूल पास करने के बाद मैथ्स की बुक खोल के देखेगा नहीं, तो फिर आपने गलत तरीके से मैथ्स पढ़ाइए। तो इंटरेस्ट जो होता है ना, टेरिबल एक्सपीरियंस आपने दे दिया उसको। तो मुझे मैथ्स इंटरेस्टिंग है, आपने ठीक से पढ़ा दी, आपने खुद में नॉलेज में कर दिए, तो आप गुस्सा आएंगे और ऐसे करेंगे और फिर उसको टॉर्चर करके मैथ्स पढ़ाएंगे, करके उस सिचुएशन को अवॉइड करेंगे। बच्चा भी भयभीत हो रहा है, उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है। हाँ, ये तो ऑटोनॉमस लर्नर में एक चीज होनी चाहिए कि इंटरेस्ट जगाने वाली जो चीज है, फैनिंग द फ्लेम वाली जो चीज है, ये टीचर का काम है और एजुकेशन सिस्टम का काम है कि ऑटोनॉमस लर्नर में कुछ कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, रीडिंग स्किल्स एंड न्यूमेरेसी, ठीक है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री स्किल्स, ये सारी चीजें जो है, ठीक है। तो ये जो बेसिक स्किल्स है, जो बहुत लेट थोड़ा सा मुश्किल होगा उसको एक्वायर करना, तो ये यंग एज में आ पाता है। तो खास करके अलजेब्रा, ज्योमेट्री स्किल्स, रीडिंग स्किल्स एंड रीडिंग स्किल्स तो बेसिक है, बेसिक है। तो किसी भी लर्निंग के 11 years तक बन जानी चाहिए, that he must be able to read a 100-page book, 50-page book, 150-page book, 10, 11, 12 years के end तक बन जानी चाहिए। As far as algebra, geometry is concerned, they should be inculcated in middle class, class 6, 7, 8, class 6 should start in a big way। Mind fresh होता है और absorb करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है वो। तैयार है, तो उनके पास भूख हगने रहती है, एपेटाइट है उनके पास। बस एक इक्विप करने वाला आदमी चाहिए, जिसको रियलाइज करना चाहिए कि इनमें हमें चाहिए, टीचिंग एड्स चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन वो सब चीजें रहनी चाहिए वहाँ पे। उनकी एपेटाइट ये है, पहले रियलाइज करिए उसको। ओके, तो अब थोड़ा कंक्लूजन की ओर आते हैं। आप लोग का भी काफी टाइम मैंने खा लिया है, ले लिया है। नहीं, ये इम्पोर्टेंट चीज है, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच सके, ऐसी चीज, ऐसे न्यूज़ नहीं, आपस में बात करना भी जरूरी है, ऐसी चीजों के बारे में, ये जरूरी है। तो लास्ट सवाल कुछ हमसे रिलेटेड है, एसोसिएट रिसर्च की उससे रिलेटेड है जी। ये जैसे अब हम लोग का एक कोलैबोरेशन चल रहा है सिंस लास्ट 4 years, ठीक है, तो आपका लोगों को क्या सजेशन है कि लाइक हमारे साथ काम करें, ना करें, क्यों करें? तो इस पे आपके क्या व्यू पॉइंट्स और क्या क्या फायदा हुआ है हमारे जो वर्कशॉप, सेमिनार्स और होते रहते हैं क्लब इवेंट्स, तो ऐसा क्या फायदा हुआ है बच्चों को, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे हमारी ऑडियंस को बताएं। मुझे लगता है कि जो स्टेमो विजन के जो डिफरेंट कैटेगरीज में इस बार हम लोग ने ए वाला जो पार्ट है, आर्ट वाला पार्ट है, वो भी देखा और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत सारी चीजों पे मिला और इतनी सारी कैटेगरीज थी कॉम्पिटिशन्स की, तो मुझे लगता है कि हर पर्सनालिटी टाइप के लिए कुछ ना कुछ था जी। और ऐसा साइंस और मैथ्स के साथ यही एक अच्छी चीज होती है कि वो हर पर्सनालिटी टाइप्स को अट्रैक्ट करती है। बहुत सारे लोग मैथ्स से नफरत करते हैं
उनको ये नहीं पता कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नाम की कोई चीज है, हो सकता है कि उससे अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से। बहुत सारे लोग मैथ से दिन भर साल मतलब जिंदगी भर नफरत करते रह जाएंगे, उनको नहीं मालूम कि रियल मैथमेटिकल एनालिसिस नाम का एक फील्ड है मैथ्स में, हो सकता है कि किसी को अट्रैक्ट ना कर रहा वो करे। तो ये इतने ब्रॉड सी चीजें हैं और ये हर टाइप के इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, मैथ्स और साइंस जैसी चीजें। तो वो लगा कम्युनिटी में, पब्लिक में साइंस के प्रति जो वंडर है वो मरना नहीं चाहिए, वो एक फ्लेम है, वो चलनी चाहिए। हमारे स्कूल में तो है ही, लेकिन स्कूल से पेरेंट्स से आगे ये इसको एज अ फ्लेम बढ़ना चाहिए, ताकि हम लोग का जो डिस्कोर्स है, पब्लिक डिस्कोर्स है अबाउट थिंग्स, वो मैच्योर हो पाए। आज हम लोग का पब्लिक डिस्कोर्स अगर ही छोटी मोटी बातों पे रहता है जिसका पॉलिटिशियंस फायदा उठाते हैं, तो हम लोग की पब्लिक कभी सिटीजनशिप नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर हम लोग सिटीजनशिप अपनी बनाना चाहते हैं, एक उसको मैच्योरिटी देना चाहते हैं, एक सिविलाइज्ड एटमॉस्फेयर में रहना चाहते हैं, उसके लिए भी साइंस एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग के सोचने का तरीका, लॉजिकल डिडक्शंस, उसमें क्वालिटी आ पाए। जी, इसमें तो यही है सर कि देखिए जिस तरीके से पिछले 4 साल से आप ये इवेंट्स करा रहे हैं और ऑर्गेनाइज इन इवेंट्स को बहुत अच्छे से करा रहे हैं, तो इसमें सबसे बढ़िया बात यही है कि आपने इनोवेटिव चैलेंजेस और इनोवेटिव एक्सरसाइजेस को सामने रखा है और कभी एक्सरसाइजेस रिपीट नहीं हुई हैं, हमेशा कोई ना कोई ऐसा चैलेंज डिफाइन किया गया है जो बच्चे कर सकते हैं और उनका उनमें दिमाग लगेगा। ऐसा नहीं कि कुछ हवा से ऊपर उठ जाए या कुछ ऐसी चीजें जो बहुत आसान हो और कोई बच्चा 2 मिनट में कर ले और कोई बच्चा 15 मिनट कर ले। इट टेक्स टाइम, it takes some mental exercise and they have to level up at that point in time। तो बच्चे अगर इन सब चीजों में एक्सरसाइज में एंगेज करेंगे तो अगली बार जाके इंटरनेट में या लाइब्रेरी पे उससे एसोसिएटेड कोई बुक खोल के या कोई रिसोर्स खोल के पढ़ेंगे, उसके बारे में सोचेंगे और वही क्यूरियोसिटी बिल्डअप होती है। कॉम्पिटिशन इज अ गुड वे टू बिल्ड अप क्यूरियोसिटी, right? Lectures are also a good way to build up curiosity, but competition is also a good way to build up curiosity. Okay, I knew so much about AI, but how did she know better than AI? Right? Ultimately, question ये भी आया था, competition, collaboration, teamwork, everything. Yeah. AI में जैसे होता है कि सोफिया को एग्जाम्पल एक हमारे स्कूल का बच्चा दे रहा था, तो अपोलो 11 का एग्जाम्पल दूसरे बच्चे ने दिया, तो हमारे स्कूल के जो दूसरे बच्चे हैं वो ये वंडर कर रहे थे क्या कि सर अपोलो 11 का कंप्यूटर जो है, जो मिशन कंप्यूटर था, क्या वो AI में आएगा कि नहीं आएगा। तो उनके दिमाग से तो ये है कि सर वो कैलकुलेशन करके रॉकेट की ट्रेजेक्टरी को शिफ्ट कर रहा है, तो स्टिमुलस लेके फिजिकल एनवायरनमेंट में अपने डिसीजंस को ले रहा है, तो क्या वो आएगा। मैंने बोला कि बेटा वो हो सकता है कंपटीशन हो, देखो बेसिकली एआई भी सेम चीज करता है बट इट डज इट ऑन अ डिफरेंट लेवल, और वो ह्यूरिस्टिक्स पे करता है, वो एक्सपीरियंस पे करता है एआई। यहाँ मैथमेटिक्स उसकी एकदम हार्ड कोडेड थी, वो एआई रिएक्ट कर रहा है, उसके इनपुट सही ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, बेसिकली वो कंप्यूटेशनल की एक बेसिक फिलॉसफी पे जाके क्वेश्चन आता है कि एआई क्या है क्या नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए, क्या ये कंपटीशन आया कि नहीं आया। मैसेज आप क्या देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को अपने हिसाब से? सो स्टार्टिंग फ्रॉम देवयान सर। Well, as far as STEMO Vision is concerned, I think it is a very excellent platform for students and teachers and everybody else to engage and learn. And also these competitive activities and other activities that STEMO Vision is planning, and you can consult with Shatvik Singh over here. He will tell you more about it. These are excellent things, and this will take the STEM education in our neighborhood to a new heights. And I hope that the effort that has been put into the work continues and more innovative ideas come around, so that these kind of events and activities keep happening and students keep getting more curious and more broad-based vision unka develop ho and everything like that. So I would like to congratulate you on this season of STEMO Vision, and the way it was conducted, and it was so properly arranged. Thank you so much. And of course the whole variety of competitions and activities were really impactful and had learning outcomes, and everybody enjoyed it. The first part, all the participants, even us, enjoyed it. So having such a good time, good experience with the subjects which are dear to us, so it was a good time. I would recommend people, whoever
whoever has power to take such decisions to have STEM vision conducted in their schools as well. It is going to give a nice experience, a changing experience to more and more schools should join, and I guarantee that it will become a better experience. yeah. For sure. And you will need bigger halls. Yeah. For sure. Yeah. Thank you Right. so much. So again, a big thanks to both of you. Thank you so much. और हमारे You're audience welcome. की तरफ से भी एक बहुत ही बड़ा थैंक यू आप दोनों के लिए. Thank you so much. एंड लाइक You're welcome, guys. स्टे ट्यून्ड रहिए एनलाइटमेंट एक्सचेंज की सीरीज और एपिसोड्स में, और हम फिर से ऐसी कोई नए पॉडकास्ट एक ऐसे विजनरी ब्रदर्स के साथ और भी ले आएंगे, और ऐसे बहुत से विजनरीज के साथ ले आएंगे. टिल देन बाय बाय.